सकते हैं हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी अलग-अलग टाइप की होती है, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यूज़ करते हैं। तो जैसे ए पॉइंट पे हमने वैल्यूज़ ले ली और ये आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल आ गई। बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी क्योंकि बी पॉइंट तक आते-आते अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी स्लो होगी और वो रुक ही जाएगा लगभग-लगभग। बी पे पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? K Q1 Q2 बाय R नॉट। तो ये बच्चों हमारे पास एक्सप्रेशन है। तो अब क्या है? अब वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं इसमें, क्या-क्या जैसे हाफ m अल्फा v स्क्वायर की जगह ये आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है बच्चों कि फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज क्या होता है? देखो, अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल पे 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। 2 प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो 2e होता है। तो Q1 की जगह अगर हम देखें, Q1 की जगह 2e आ जाएगा और Q2 की जगह Ze लिख सकते हैं। Ze मतलब वैसे तो गोल्ड फॉइल होता है, तो गोल्ड फॉइल में 79 प्रोटॉन्स होते हैं, तो 79e आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? यस क्योंकि सर, आ रही है। हम लोग क्योंकि जैसे अल्फा पार्टिकल है उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और यहाँ पे भी हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में जो चार्ज होता है वो जितना प्रोटॉन में चार्ज होता है उतना चार्ज लेते हैं। ये वो 2e है और ये Ze है, Ze है। Z एक्चुअली क्या होता है? 79 होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 79 होते हैं गोल्ड में। बट वैसे अगर यहाँ फिलहाल पुट कर दें 79 ना लें तो एक का चार्ज हो गया 2e। अल्फा पार्टिकल पे 2 प्रोटॉन्स होते हैं और इस पे Ze लिख दिया हमने। Z क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस Z होता है या फिर एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है? कितने प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं उसे एटॉमिक नंबर कहा जाता है। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ये आ गया। अब यहाँ से 2 रास्ते हैं। ये एक्सप्रेशन तो हमारा आ ही जाता है। इसे लिख देते हैं हाफ m अल्फा v स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 2k Ze स्क्वायर बाय R नॉट सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ से R नॉट आ जाएगा बच्चों, R नॉट आ जाएगा। बट अब यहाँ पे 2 रास्ते हैं। इसको आप पूरे को काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो चाहो तो, मतलब ना लिखो आप, सिर्फ पूरे को काइनेटिक एनर्जी लिख दो और इसको इंटरचेंज कर दो। इससे R नॉट कितना आ जाएगा? 2k Ze स्क्वायर बाय काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। यहाँ तो दूसरा तरीका, अगर वेलोसिटी की फॉर्म में चाहिए आंसर, वेलोसिटी की फॉर्म में चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी मत लिखो, ये यूज करो। इसको ऊपर भेज दो, इसको नीचे भेज दो, क्या हो जाएगा? 2k Ze स्क्वायर बाय हाफ m अल्फा v स्क्वायर 2 पर आ जाएगा। R नॉट क्या हो जाएगा बच्चों? वो वही क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को? कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो ना बच्चों? हेलो हेलो हेलो, यस सर। कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो ना? कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो ना? चलो चेक क्वेश्चन देते हैं हम आपको। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों, क्वेश्चन दे रहा हूँ। अच्छा बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, ये जो रेडियस है ये एस्टिमेटेड रेडियस है, इसे कई बार डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी बोला जाता है, ध्यान रखना। मतलब जितना वो मैक्सिमम पास जा पाया
इसे हम लोग एस्टिमेटेड रेडियस भी कह सकते हैं और कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये समझ में आया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब क्या होता है? जितना वो मैक्सिमम पास जा पाया। ये करो बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट हो गया और सेकंड पार्ट दे रहा हूँ। सर हाफ हो जाएगा डिस्टेंस तो शायद। शाबाश बच्चे। देखो दो चीजें बच्चों, अगर काइनेटिक एनर्जी दुगनी होती है तो क्या होगा और अगर वेलोसिटी दुगनी होती है तो क्या होगा, ये बताओ। सर दोनों में नहीं। सर जब वेलोसिटी डबल होगी तब 1/4 हो जाएगा। शाबाश बच्चे शाबाश। कैसे? डायरेक्टली आप इनवर्स के रिलेशन से बता सकते हो। यस कैसे? सर। जैसे कि ये है हमारा, ये रिलेशन है हमारा। तो क्योंकि इनवर्सली का क्या रिलेशन क्या होता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी ये बढ़ेगी तो ये घटेगा। अगर ये 2 टाइम्स हो गया तो ऑब्वियस सी बात है ये हाफ हो जाएगा। मतलब इसमें ये हाफ हो जाएगा। बट इसमें दूसरे वाले केस में स्क्वायर का मामला है, तो इसमें क्योंकि वेलोसिटी डबल हो रही है तो यहाँ 2 का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ 4 आ जाएगा तो इसका मतलब 1/4 हो जाएगा। अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको समझ में आएगा। यस सर। सर एक डाउट ठीक था है, बोलो बच्चे बोलो। सर, वो रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसमें लिमिटेशन क्या आती है सर? अभी अभी आएगा बच्चे, रदरफोर्ड के मॉडल में लिमिटेशन आएगी। हमें हमने पढ़ा नहीं है अभी, हम सब एक एक स्टेप करके पढ़ेंगे। देखो ये यहाँ पे हमने पढ़ा जैसे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच या एस्टिमेशन ऑफ रेडियस निकाला यस नोट्स सर। में। फिर रदरफोर्ड का मॉडल आया, फिर उसके बाद उसका डेरिवेशन आया और उसके बाद लिमिटेशन आई। तो ये है अभी रदरफोर्ड के मॉडल में अभी बचा हुआ है, ये आ गया। ओके सर। हाँ खैर एक बार निकाल के दिखा देते हैं बच्चे, वेलोसिटी वाला निकाल निकाल के देखो एक बार, मैं निकाल के दो अलग अलग ले लेते हैं बच्चे केसेस, उससे डिवाइड कर लेंगे। इस वाले केस में हम v की जगह 2v² लिख देंगे क्योंकि ट्वाइस हो गई वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा, 4 मास ऑफ अल्फा v²। अब इनको डिवाइड कर लेंगे। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या है 1/1/1/4। तो ये आ गया ऊपर 4। R1/R2 इज इक्वल टू 4/1। ये रिलेशन आ जाएगा। इससे क्या आ जाएगा, इससे ये आ जाएगा R1 इज इक्वल टू 4R।
या फिर R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1/4 हो जाएगा। तो नया जो इम्पैक्ट पैरामीटर सॉरी नया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच या नया एस्टिमेटेड रेडियस 1/4 हो जाएगा। खैर वैसे Yes, sir. एस्टिमेटेड रेडियस इससे ठीक तो नहीं आता है बच्चे, वो तो गलत चीज है एक तरीके से, इसलिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ही कहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये है बच्चे, समझे? Yes, sir. चलो अच्छे अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे अब एक्चुअली क्या है कि नेक्स्ट रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है, जो कि अपने अपनी 9th क्लास में पढ़ा था, क्या रिजल्ट मिला? तो रिजल्ट ये मिला कि एक्चुअल में क्या होता है, एटम न्यूट्रल होता है। ये तो हमें वैसे भी थॉमसन ने बताया था कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है। बट इसके अलावा ये फर्क आया कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वेरी स्मॉल होता है, मैसिव होता है, और बेसिकली सेंटर पे लोकेटेड होता है, और इलेक्ट्रॉन्स उसको रिवॉल्व करते हैं। तो ये कहानी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के हिसाब से आई थी, जो कि आपने बेसिकली मॉडल देखते हो। एक्चुअल में ये मॉडल ठीक भी नहीं है, ऑल्दो फिलहाल तो सही नहीं कह सकते इसको प्रॉपर तरीके से, बट उस टाइम ये मॉडल काफी ज्यादा रिवॉल्यूशनरी था, क्योंकि उस टाइम ये सोचना काफी अलग चीज थी, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रिजल्ट आया, काफी बड़ी बात थी। तो इस रिजल्ट के बेसिस पे कुछ एक्सप्रेशंस थे जो कि रदरफोर्ड ने निकाले थे कुछ चीजों के, जैसे कि वेलोसिटी, रेडियस, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, क्योंकि अब चक्कर लगाएगा तो देखो अच्छे जो हम अगर बात करें थॉमसन मॉडल की, तो थॉमसन मॉडल में तो ऐसा कुछ रिवॉल्यूशन वगैरह का केस नहीं था, तो रेस्ट पे था इलेक्ट्रॉन ना, उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी वगैरह तो होगी नहीं। बट यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी वगैरह, टोटल एनर्जी वगैरह निकाली जाएगी। फिर अगर उसका कुछ ऑर्बिट होगा तो उसका रेडियस भी होगा, उसकी उसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी। सबसे बेसिक जो हमारा एटम होता है वो हाइड्रोजन एटम सबसे बेसिक होता है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो सबसे पहले जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हाइड्रोजन एटम की स्टडी सबसे पहले की जाती है। तो अगर रदरफोर्ड की बात करें, तो रदरफोर्ड ने भी कुछ एक्सप्रेशंस निकालने की कोशिश की थी क्लासिकल मैकेनिक थ्योरीज के बेसिस पे, कि क्या रेडियस होगा ऑर्बिट का। जैसे ये ऑर्बिट है, इसका कुछ रेडियस है, इलेक्ट्रॉन की कुछ वेलोसिटी है। तो उसने सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये लगाया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको सर्कल पाथ में रोटेशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, जो कि होता है mv²/r। क्योंकि हर बॉडी जब सर्कल पाथ में घूमती है तो उसको घूमने के कोई सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, जो टुवर्ड्स सेंटर लगे और जो बॉडी को डायरेक्शन चेंज में हेल्प करे, क्योंकि सर्कल पाथ में कंटिन्यूअसली बॉडी की डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। अगर नहीं हो पाएगी तो बॉडी टेंजेंशियली निकल जाएगी ऑर्बिट से बाहर। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है? यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देता है इनके बीच का। क्योंकि हम जानते हैं एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन का चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाता है, और इनके बीच में जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है। तो उसमें से एक चार्ज हो जाएगा ई, दूसरा चार्ज भी हो जाएगा ई, और R²। मैंने आपको एक चीज बताई थी बच्चों, यहाँ पर आप कह सकते हो कि सर प्रोटॉन में तो आपने ई लिखा है, बट इलेक्ट्रॉन में आपको माइनस ई लेना चाहिए था। तो मैंने आपको जब फर्स्ट चैप्टर था तो ये बताया था कि चार्ज को हम लोग मॉड में लेते हैं। अगर आप देखा जाए तो फोर्स के फॉर्मूले में चार्ज को मॉड में लिया जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप माइनस ई ले रहे हो तो मॉड में लोगे, और उसका चार्ज भी मॉड में लोगे। तो इससे दोनों का साइन पॉजिटिव रहेगा, तो फोर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, और क्या आ जाएगा ke²/r²। तो इन दोनों के बीच का जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसमें मदद करता है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली सर्कल पाथ में घूमता रह सकेगा, अपनी डायरेक्शन चेंज कर पाएगा। और इस बेसिस पे रदरफोर्ड ने एक्सप्रेशन लगाया और रेडियस और वेलोसिटी निकाली इससे। तो अगर यहाँ से काट दें एक आर को, मेरी आवाज आ रही है बच्चों? Yes, sir. यहाँ से एक आर को काट दें, इसको इसको इंटरचेंज कर दें, तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ke²/mv² आ जाएगा। और रेडियस तो इससे निकाल लिया उसने। अगर वेलोसिटी निकालना चाहो तो इसी एक्सप्रेशन से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो भाई? ऊपर वाले एक्सप्रेशन में ही अगर आप देखो तो mv² क्या है, ke²/r है। अगर वेलोसिटी चाहिए तो मास को नीचे भेज दो, तो v² क्या हो जाएगा, ke²/mr हो जाएगा। और अगर वेलोसिटी चाहिए तो रूट ले लो, v क्या आ जाएगा, अंडर रूट ke²/mr आ जाएगा। तो इससे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालने की कोशिश की थी रदरफोर्ड ने, रेडियस निकालने का कोशिश किया था, एक्सप्रेशन दिया था। और तो और जो इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसकी घूमेगा, क्योंकि रोटेशन है तो एनर्जीज भी निकलेंगी। तो काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो किससे, हाफ mv² फॉर्मूले से। तो क्योंकि अगर हमारे पास वेलोसिटी है तो हम निकाल ही सकते हैं। ऑल्दो
वैसे हमारे पास mv स्क्वायर की पूरी वैल्यू है यहाँ पर। कौन सी वैल्यू है mv स्क्वायर की? देखो mv स्क्वायर की क्या वैल्यू है? के स्क्वायर बाय आर, तो यही यूज कर लेते हैं सीधे सीधे। mv स्क्वायर क्या है? mv स्क्वायर की वैल्यू क्या है? के स्क्वायर बाय आर। तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे ही आ गई। फिर इलेक्ट्रॉन की अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है कि इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होती है के क्यू एन क्यू टू बाय आर। बट यहाँ पर मॉड नहीं लगता है। पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के फॉर्मूले में एक बड़ा फर्क ये होता है, पोटेंशियल एनर्जी में जो नेचर ऑफ चार्ज होता है वो यूज होता है। जैसे मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है, अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्लस ई होता है, सॉरी प्रोटॉन का चार्ज प्लस ही होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही होता है। तो प्रोटॉन की जगह प्लस ही आया, इलेक्ट्रॉन की जगह माइनस ही आया। क्या बच्चे बोलो, बच्चे बोल रहे हैं क्या कुछ? सर आज यहीं तक करते हैं। हाँ बच्चे बस खत्म कर रहे हैं, बस 2 मिनट रुक जाओ। और डिस्टेंस आर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के ई स्क्वायर बाय आर आ जाएगा। तो इससे बच्चों अगर टोटल एनर्जी निकालना है दोनों को ऐड कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल एनर्जी भी आ जाएगी। तो बच्चे अब ऐसे क्लास है बच्चों की, तो हम लोग आगे जो नेक्स्ट क्लास चालू करेंगे तो यहीं से पहले काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोबारा से करा कर टोटल एनर्जी बताएंगे। उसके बाद ये बताएंगे थोड़ा बहुत इसके बारे में, रिलेशन वगैरह बताएंगे, थोड़ा सा बताएंगे, इसको सैटेलाइट से रिलेट करेंगे। ऐसा कुछ हमने सैटेलाइट में भी पढ़ा था जब हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि सैटेलाइट ऑर्बिट करती है किसी प्लैनेट के, किसी भी चीज के, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, और वैसे ही सेम टू सेम ऐसे ही एक्सप्रेशन हमने पढ़े थे। यस सर, तो चलो बाइंडिंग बच्चों एनर्जी अब हम लोग, हाँ बाइंडिंग एनर्जी वगैरह